So, do you remember the maxims? ऐसे एग्जैक्टली याद तो नहीं है। याद नहीं है। वीक में लास्ट वीक तो आपकी क्लास भी नहीं लगी थी ना, तो वीक में एक बार आपकी क्लास लग गई है। क्या मेरी ये एक्सपेक्टेशन की जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया वो आपको याद होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन जस्टिफाइड है? करूं मैं आपसे इतनी उम्मीद कि आप लोग रिवाइज करो या नहीं करो? बताओ। Yes, ma'am. हेलो जानवी। जानवी और रिधिमा, यू वर देयर इन द ऑनलाइन डेमो, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। So, once again, I welcome you both to this divine family, divine glad study. And actually, we had done like just one or two classes before it, and we've been doing legal maxims. तो गुरजीत ने किए थे और यहाँ पे ईशा बैठी है, इन्होंने किया था। मैं इनसे पूछ रही हूँ उनका मीनिंग। चलो आप अपने नोट्स में से देख के बता दो। एब इनिशियो। मैम फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द। नाइस, वेरी गुड। जब बोलते हो ना ईशा, बिना किसी हेजिटेशन के बोलो। किस बात का डर है? मुझसे डर तो नहीं लगता? तुमने मुझे बात करते हुए देखा है, मैं हूँ ऐसी कि जो डरा के रखूं? बताओ, अभी तक तो नहीं लगा होगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि इट्स नॉट अ वन वे लेक्चर। जितना ज्यादा हम दोनों साइड से कम्युनिकेशन रहेगा, जितना आप इंटरेक्ट करोगे, उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। लोग ग्रुप स्टडीज कंसिडर इट लाइक अ ग्रुप स्टडी होंगी, ठीक है? अपना ज्यादा बड़ा हमारा बैच अभी नहीं है, और उस चीज का आप मैक्सिमम बेनिफिट लो ना, जितने कि आपको पर्सनल अटेंशन मिल रही है। उससे अच्छा और क्या चाहिए? अब जहाँ पे पूरी क्लास भरी हुई है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, वहाँ टीचर हर स्टूडेंट पे यूं ध्यान नहीं दे पाएगा कि कौन कैसे, किसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, हाउ देयर बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। एंड कम स्टूडेंट्स में आप पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, राइट? आपके लिए बेनिफिशियल है ये चीज। तो खुल के अपनी बात बोला करो। आपको ऐसे लगता है कि आप शर्माते हो बहुत, या फिर हेजिटेट करते हो बोलने में। बोनाफाइड का मीनिंग बताओ। इसमें लिखा हुआ है good, with good intention. When anything is done with good intention, you can say it was a bona fide act. BONAFIDE। पिछली क्लास के नोट्स में आपको दिलवा दूंगी, जानवी एंड रिधिमा। Yes, ma'am. ओके, तो आप लोग हिमाचल से हो ना दोनों? Yes, ma'am. क्योंकि ऑनलाइन ही रहेगा फिर आपका। कहाँ तक किया था अच्छा लास्ट टाइम हमने? लास्ट मैगजीन बताओ। एक्स पार्टे इंट्रावायरस, हाँ इंट्रावायरस, अल्ट्रावायरस, इंट्रावायरस। ठीक है, इंट्रावायरस और अल्ट्रावायरस कर लिया साथ में? गुरजीत, यहीं तक किया हुआ है आपने? यस मैम। ओके, तो मैगजीन्स कर रहे हैं, लीगल मैगजीन्स। देखिए, लीगल मैगजीन्स क्या है? आपको लीगल इंग्लिश में ना बहुत सारे लैटिन टर्म्स और फ्रेजेस आते हैं। अब आपको पता है, आपने डेमो लगाया है सीरत? आपको थोड़ा सा क्लैट का पैटर्न पता है? बताओगे?
2 आवर्स आपको मिलेंगे और 150 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। उन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो पैसेज बेस्ड रहेगा। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, अराउंड आपके पूरे एग्जाम में अराउंड 30 पैसेजेस इन टोटल, एंड वन पैसेज विल बी अबाउट 400 to 450 वर्ड्स। उसके साथ फिर आपके क्वेश्चंस होंगे। 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज योर मैथ्स, जो कि आपका 10th लेवल तक का मैथ्स आएगा। तो लीगल रीजनिंग की आपकी 25% वेटेज है, काफी सारे ही सेगमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं इसमें। और इसमें 150 क्वेश्चंस है, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको अटेम्प्ट इस तरीके से करना है जहां पे आप श्योर हो उसी चीज को अटेम्प्ट कीजिए, राइट। तो पैसेजेस 30 हैं, अराउंड 12,000 से 13,000 वर्ड्स आपको 2 घंटे में पढ़ने। यू विल हैव 2 आवर्स टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। तो हमें यहाँ पे अपनी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी और रीडिंग स्किल्स पे ज्यादा उनको इम्प्रूव करना है, और साथ साथ क्योंकि आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं पैसेज में, वो टर्म्स, उन टर्म्स के आपको मतलब पता होंगे, तभी आप उस पैसेज का मीनिंग समझ पाएंगे, राइट। इंग्लिश वोकैब इम्प्रूव करनी है, देन आपको लीगल वाले सेक्शन में जो आपके पैसेजेस आएंगे, हो सकता है उनमें ये टर्म्स हों या इन टर्म का मतलब पूछा जाए, तो इसीलिए हम ये आपके लीगल मैगजीम्स पढ़ रहे हैं। एक लॉयर जब किसी चीज को ड्राफ्ट करता है और एक लेमैन अगर कोई चीज लिखता है, तो उसमें यही डिफरेंस आपके पास आ जाता है कि लॉयर का लिखा हुआ एक वोकैब ही अलग होती है, and we use some good legal vocab words, Latin magazines use कर देते हैं हम। So this is how you are differentiated from the rest of the people। और अपने अंदर आपको वो एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है, that you are going to become a law student। You have to be aware of your surroundings, whatever is happening in the world, in the country, in your society, and also you have to develop your opinion on the same। किसी चीज पे हम अपना ओपिनियन कब बना पाएंगे? When you know about it। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये चीज सही है या गलत है इन योर पर्सपेक्टिव। तो अब टू नो अबाउट इट यू हैव टू रीड। और रीडिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स। हाँ जी, आपको भी बताया था ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। स्टार्ट किया न्यूज़पेपर पढ़ना आपने, जानवी, रिधिमा? Yes, ma'am. ओके, गुड गुड। द इंडियन एक्सप्रेस से आप स्टार्ट कीजिए। इट विल हेल्प यू इन लीगल, इन इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। देखो, एक न्यूज़पेपर आपको, थैंक यू, नंबर एक कॉल कर देना नीचे। ओके। एक न्यूज़पेपर पढ़ के आपको 5 में से 3 सेक्शंस में वो हेल्प मिल रही है। वो आपको आपके इंग्लिश इंप्रूव कर रहा है आपका, क्योंकि लीगल इश्यूज पे काफी सारे आर्टिकल आते हैं, तो वो वहां से कवर हो जाएगा, एंड योर करंट अफेयर्स एंड जीके। तो कितना बेनिफिशियल है न्यूज़पेपर पढ़ना। यू कैन नॉट स्किप दिस। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में दैट इज नॉट डिफिकल्ट, बट दैट इट इज नॉट दैट मच इजी ऑल्सो। नीट वगैरह की कितने लाइक स्टूडेंट्स गो टू कोटा एंड प्रिपेयर फॉर लाइक इवन 1 year 2 year। क्लैट का लेवल वही हो चुका है आज की डेट में, और लीगल प्रोफेशन में बहुत कंपटीशन है, बट हमें उस कंपटीशन से डरना नहीं है। अपने अंदर वो कैपेबिलिटी एंड वो स्किल्स डेवलप करने हैं ताकि हम आउटशाइन कर सके बाकियों को। इट्स जस्ट लाइक अ रेस, बट रेस विद योर सेल्फ फर्स्ट। तो आप एक स्ट्रेटेजी के साथ चलें, न्यूज़पेपर को कभी मिस ना करें। जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर रही हूँ, प्लीज उसको घर जाके रिवाइज कीजिए, तभी आगे पढ़ने का फायदा होगा ना। वीक में एक बार आपकी क्लास है, तो आप प्लीज पढ़ो। लास्ट टाइम तो हमने बहुत कम पढ़ा था, वैसे भी तो कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं कवर अप कर लिया था कि आपसे वो हो नहीं पाया। कोई भी आपको डाउट हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी।
तो हमने पढ़ा था इंट्रावायर्स अल्ट्रावायर्स। हाँ जी, इनको बता कि जानवी और रिद्धिमा नए हैं और सीरत भी। तो हमने लास्ट क्लास में किए थे लीगल मैगजीन्स, लैटिन टर्म्स होती हैं। अब लैटिन लैंग्वेज हमने तो नहीं पढ़ी हुई पहले, तो हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे हम, और उसका मीनिंग जो हम इंग्लिश के साथ ही उनको यूज करते हैं। जैसे मैंने बोनाफाइड बताया, एब इनिशियो, ये कुछ टर्म्स हैं। एब इनिशियो मीन्स सिंस द बिगिनिंग। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, लिख लीजिए आप भी। इसका मतलब है सिंस द बिगिनिंग। तो ये अगर टर्म हो गई हमारे पास, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आती है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे आगे जाके। वॉइड एब इनिशियो, इट मीन्स वॉइड सिंस द बिगिनिंग। काफी सारे किए थे उस दिन हमने एग्जाम्पल्स ना। एक्टस रियस कराया था मैंने आपको, देखो। एक्टस रियस मेंस रिया। ओके, ये कुछ वर्ड्स होंगे या कुछ फ्रेजेस होंगे। देखिए, इंडियन इसमें लीगल प्रिंसिपल्स कहते हैं, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है या पीनल लॉज हैं, आईपीसी, तो उसमें हमें ये चीज पता चलती है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड क्राइम। अब क्राइम के क्या एसेंशियल्स हैं, हम अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम देख रहे हैं अभी लीगल मैगजीन्स। तो एक क्राइम को करने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए, उनमें से दो जो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम दैट आर actus reus and mens rea। इसका मतलब है एक्ट, सिंपल। अभी आपके लिए इतना ही मतलब जानना जरूरी है। एक्टस रियस से आपको याद हो जाएगा एक्ट, और ओमिशन भी आ सकता है इसमें कि किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया। अब आईपीसी में ये प्रोविजन है कि एक्ट में ओमिशन भी इंक्लूड होता है। उसका मतलब बताती हूँ कि अगर आपने थेफ्ट कमिट किया, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी उसके कंसेंट के, उसकी नॉलेज के बिना मिसप्लेस कर दी, तो यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर 378 आईपीसी एक्ट। वो एक्ट में आ गया ना। और उसके साथ साथ हमारे पास ये एसेंशियल होना चाहिए मेंस रिया, जो है आपका गिल्टी माइंड। इसका आई थिंक मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया था, फोन का एग्जाम्पल दिया था। ईशा, याद आया कि ईशा अपना फोन बार बार क्लास में भूल जाती है हर बार। तो जस्ट टू टीच हर अ लेसन, एक दिन मैंने क्या किया, आप लोग आपस में करते भी है, स्टूडेंट्स करते हो, एक दूसरे का फोन छुपा लेते हो मजाक मजाक में, और फिर वो सामने वाला परेशान होता है। तो फ्रेंड्स आपस में मजाक में करते हैं। तो कि इसको सबक सिखाने के लिए मैंने फोन थोड़ी देर के लिए छुपा लिया। तो क्या मैं थेफ्ट के लिए लायबल हो पाऊंगी? क्या मैंने चोरी की है? नो मैम। हाँ जी, जानवी, रिधिमा बताओ, सीरत आप बताओ। यहाँ पे मैं रिया वो नहीं है। हाँ जी, तो एक एलिमेंट जो हमारा क्राइम का है वो कंप्लीट नहीं हुआ, गिल्टी माइंड। मेरे जो इंटेंशन थी, ये जो है मेंजरिया है ना, ये है फिजिकल एलिमेंट, जो कोई एक्ट, ओवर्ट एक्ट किया है किसी पर्सन ने। ये है क्राइम का मेंटल एलिमेंट, जो माइंड में है, सिर्फ आप देख नहीं सकते। इसको प्रूव करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गिल्टी माइंड की आपकी इंटेंशन वो जैसे बोनाफाइड वाज गुड इंटेंशन, आपकी मेलाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, MALA। एंड there are two words, बोनाफाइड और मेलाफाइड, they are like opposites of each other। गिल्टी माइंड
दिमाग से आपके माइंड में हो कि हाँ मैंने इस पर्सन के साथ ये चीज करनी है। एक मिनट दो। एक्टस रियस और मेंस रिया आपको समझ आया? क्योंकि आपके लीगल में ये टर्म यूज हुई तो आपको मतलब पता होना चाहिए ना इनका। हाँ जी बताओ। सीरत सीरत हाँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अभी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। धीरे धीरे हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्ट में आईपीसी कहता है कि ओमिशन भी इंक्लूड है। उसका एक एग्जांपल दे देती हूँ कि यू आर बाउंड टू डू समथिंग, जो चीज आपको करनी चाहिए वो आपकी कोई लीगल ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी यहाँ पे ड्यूटी है आपको पढ़ाना, डिवाइन के जो रूल्स हैं इस डिवाइन क्लास स्टडी के इंस्टीट्यूट के, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी को ओमिट कर देती हूँ। कोई एक्ट नहीं कर रही लेकिन मैंने कोई ओमिशन कर दिया। ओमिट करना मतलब छोड़ देना, मतलब कोई चीज ना करना, उस सेंस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो भी तो मेरी ड्यूटी है, मैंने अपनी ड्यूटी नहीं की तो आगे मैं लायबल हो जाऊंगी ना अथॉरिटीज को जवाब देने के लिए कि ये आपने काम क्यों नहीं किया। या तो कोई गलत काम करना या फिर आप जिस काम करने के लिए बाउंड हो वो काम आपने नहीं किया। एक पर्सन जैसे दूसरे पर्सन, एक अ पेरेंट वो अपने 3 साल के बच्चे को खाना नहीं देता, या फिर एक केस है उसमें जेलर का है ये, जेल में पुराना केस है। अ पर्सन वॉज इन प्रिजन और जेलर जो है वो ये मेक श्योर करता है कि उस जो इनमेट है, जो प्रिजनर है, उसको खाना ना मिले। तो उसने डायरेक्टली तो कोई काम करके कोई एक्ट करके उसको नहीं मारा, लेकिन वो ओमिट करते रहे, ओमिशन होती रही। एक उसकी ड्यूटी है कि जो प्रिजन के इनमेट्स हैं उनको खाना मिले टाइम पे, वो मेक श्योर करते रहे कि उसको खाना ना मिले। और इन दी एंड उसकी हालत ऐसी हो गई कि ही वाज जस्ट अबाउट टू डाई। और जब नेक्स्ट जेल लगाया तो उसने भी ये किया। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी का ओमिशन किया है। ओमिशन भी आपका एक्ट में ही आएगा, पर यहाँ पे मतलब आपका ये है एक्टस रियस का मतलब है ऑन एन एक्ट। सिर्फ इतना अभी के लिए रखो आप याद। और मेंजरिया आपका गिल्टी माइंड। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। क्राइम अगर इनमें से सिर्फ एक है और दूसरा नहीं है वो क्राइम नहीं बनेगा। बस कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाती, आप फिर भी लायबल हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आपका जनरल प्रिंसिपल यही है कि क्राइम के लिए ये दोनों चीजें होनी चाहिए। हाँ जी, समझ आया? डार्लिंग्स मूवी देखी है आलिया भट्ट की? यस नेटफ्लिक्स पे किसी ने? तो उस मूवी में क्या होता है, वो और उसकी मदर प्लान करती हैं टू किल हर हस्बैंड बिकॉज ही वाज टॉर्चरिंग हर। तो और पुलिस को कोई और बता देता है कि इन्होंने ऐसे कर दिया, थोड़ा पुलिस को हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो पुलिस वाज क्वेश्चनिंग देम एंड देन शी सेज बस सोच में ही तो मारा था, दिमाग में ही मारा है उसे। अब उन्होंने माइंड में सोच लिया कि हमें इसे मारना है, हम इसको ऐसे 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 मारेंगे, पर उन्होंने कोई एक्ट तो नहीं किया ना। कॉमन इंटेंशन तो उन दोनों की थी, लेकिन दे डिड नॉट एक्ट अपॉन दैट इंटेंशन। तो ये कोई क्राइम नहीं बना। दिमाग में आप कुछ भी करते रहो, किसी को पता तो नहीं चल रहा है आपके माइंड में क्या चल रहा है। ऐसे आपको याद रहेंगी चीजें। आगे चले हम। एक टर्म आपने सुनी होगी न्यूज़पेपर्स, कभी हिंदी न्यूज़पेपर में आता नहीं हूँ, इंग्लिश में भी केस नेम्स के साथ ना ये
किसी का नेम होता है, फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ, केस में आता है ऐसे, आलियास बोलते हैं जिसे, ये आपकी टर्म है, इसका मतलब है अ फॉल्स नेम, या फिर उस पर्सन का वो रियल नेम नहीं है, बट दिस पर्सन इज नोन बाय दिस नेम। सुना है कहीं पे? नहीं सुना? न्यूज़पेपर्स में भी नहीं देखा? हाँ जी, तो इसका आलियास का मतलब है फॉल्स नेम। लिख लो आप। किसी ने नहीं, तुम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या? हिंदी न्यूज़पेपर्स में इतना आता है, इंग्लिश में भी जब कोई न्यूज उसमें कोई भी आर्टिकल होता है किसी केस से रिलेटेड, या इवन टेररिस्ट के भी तो इतने सारे फेक फॉल्स नेम्स होते हैं, उसमें आता है ना। तो जब हम आपका केस टाइटल होता है, ऐसे किसी पार्टी का कोई और नेम हो, तो ये @ लगा के आप लिखते हैं उसको। अब है एक टर्म आपके पास, केविएट। केविएट एंटर कराया था मैंने पहले? नहीं कराया। केविएट का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में वार्निंग। एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो आपके आगे सिविल प्रोसीजर में पढ़ते हो। एक पार्टी कोर्ट में अप्लाई करती है कि दूसरी पार्टी अगर कोई भी एक्शन ले या कोई पिटीशन डाले तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना साथ के साथ। कोर्ट को ये एप्लीकेशन डालते हैं, इसे हम केविएट कहते हैं। इट्स लाइक अ वार्निंग। अभी के लिए आप इसका ये मतलब लिखो। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है केविएट एम्प्टर। देखो अपने नोट्स में गुरजीत किया तो नहीं वो आपने ये पहले? एक मिनट मैम देख रहा हूँ। यस मैम, ये करवाया था आपने। मतलब बताओ चलो आप इन सबको। मैम इसका वो है कि जो बायर है वही इकल्ला रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी चेक करने के लिए, जो भी कोई अगर वो खरीदता है। हाँ, एक्चुअली वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अगर बायर कोई चीज बाय करता है, मैंने आपको फिर लेटेंट डिफेक्ट और पेटेंट डिफेक्ट्स भी बताए थे उस दिन। You go to buy a Lay's packet, तो you are supposed to check the expiry date। ऐसी चीजें जो आपको सामने एक फर्स्ट इंस्पेक्शन पे दिख जाएं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप देख के सामान लो। या आपने बोला फॉर 10 kgs ऑफ राइस, एक जनरल स्टोर पे आपको चाहिए थे, और उन्होंने दे दिए 2 kgs, तो वो आपको दिख रहा है ना, लाइक द क्वांटिटी में डिफरेंस दैट इज एपरेंट ऑन जस्ट फर्स्ट इंस्पेक्शन। नॉर्मली देखने में आपको पता चल जाएगा कि ये 10 kg है या 2 kg, और फिर भी आप घर ले आए। तो ये चीजें हैं केविएट एंटर। केविएट एंटर इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। लिख लो। जो बायर है उसे भी अपनी चीजों के लिए, जो वो बाय कर रहा है उसके लिए अवेयर रहना है, और उसमें कोई डिफेक्ट है क्वालिटी में, क्वांटिटी में, जो एपेरेंट डिफेक्ट है। अब हमने डिफेक्ट की बात की थी, एक होते हैं लेटेंट डिफेक्ट और एक कुछ होते हैं पेटेंट डिफेक्ट। मतलब सावधान रहे हो, ये इट्स लाइक अ वार्निंग ओनली। जो कुछ ड्यूटीज बायर की होती हैं, कुछ ड्यूटीज आपके सेलर की होती हैं। Then the next is caveat venditor।
टेम्पटर का मतलब बायर रहेगा और वेंडिटर इज योर सेलर. इट्स द सेम. लेट द सेलर बी वेयर. जो सेलर की ड्यूटीज हैं वो उसे फुलफिल करनी है. फॉर एग्जाम्पल, he has to give the true knowledge of the product. He cannot misrepresent anything. वो इसकी ड्यूटी के अगेंस्ट चला जाएगा. और कोई अडल्ट्रेटेड या कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स, फूड, वो सब नहीं सेल करने. ये दीज आर सम ड्यूटीज ऑफ द सेलर की. बहुत डिफेक्टेड चीज नहीं आपने सेल करनी. वो डिफेक्ट पर ऐसा होना चाहिए कि नहीं दिखे. या फिर बहुत बार ऐसा होता है डिफेक्टेड पीसेस को सेल में लगा दिया जाता है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर आप बायर को कुछ दे रहे हो, सेल कर रहे हो, वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि ये प्रोडक्ट ठीक होगा. एंड इफ यू नो दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट राइट. फॉर एग्जाम्पल, कार्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है. सेलर को पता है ये कार में बहुत ज्यादा खराबियां हैं, ये तो 1-2 दिन में फिर से खराब हो जाएगी, फिर भी वो उसको सेल कर रहा है. तो ये कहीं ना कहीं सेलर की ड्यूटी है कि जो भी डिफेक्ट्स हैं वो सामने वाले को डिस्क्लोज करे, ट्रू नॉलेज दे हर चीज की. और वो क्या सेल कर रहा है, बायर उससे कोई चीज ज्यादा तो नहीं लेके चला गया, वो सारी चीजें इसको खुद ही ध्यान में रखनी है. केवियट वेंडिटर मीन्स लेट द सेलर बी वेयर. ये दोनों चीजें समझ आई? Yes, ma'am. मुश्किल तो नहीं है कुछ भी? ओके. मैंने आपको हेबियस कॉर्पस कराया है क्या? ऐसी टर्म्स हैं, अभी आपके लिए ये बिल्कुल नई है, बट धीरे धीरे यू विल बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स. कॉर्पस मीन्स बॉडी. इस टर्म का मतलब है टू हैव द बॉडी. एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ रिट. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो. अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं, एंड अंडर आर्टिकल 32 जो आप डायरेक्टली यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे अभी कल कुछ स्टूडेंट्स आए थे एंड उनके करिकुलम में लीगल स्टडीज है. तो आई वाज रियली ग्लैड टू नो दिस कि लीगल स्टडीज का अलग से सब्जेक्ट है. आपके में है? ओके. 35 मॉडल स्कूल के थे वो स्टूडेंट्स यहाँ के, चंडीगढ़ के. क्योंकि गुरजीत वहां तो नहीं है हमारे उधर कैथल में. आई एम फ्रॉम करनाल. मेरे टाइम पे तो नहीं था, अभी भी आई डोंट थिंक है. तो इट इज सच अ गुड थिंग कि लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट अलग से इंट्रोड्यूस किया हुआ है स्कूल्स में, कि आपको लॉ की बेसिक नॉलेज तब तक आ जाती है. एंड यू आर ग्रोन अप किड्स, राइट? कितने साल के हो आप? 17 अराउंड, है ना? तो तब तक आप अब नेक्स्ट ईयर यू विल बी एबल टू कास्ट अ वोट इन द इलेक्शंस अगले साल से. तो आपको वो उन सब चीजों की समझ होनी चाहिए ना कि हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. एंड आप अगर किसी को रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो तो आपका क्या बेनिफिट है उसमें? आपका राइट है, ये राइट अब कोई और वायलेट ना कर दे. अगर आपका राइट वायलेट कर देता है कोई, तो आप कहाँ जा सकते हो? आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, राइट? फर्स्ट वोट के लिए अलग ही एक्साइटमेंट होती है. हाँ जी. तो रिट मैं बात कर रही थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे और भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी. आपका कॉन्स्टिट्यूशन लीगल रीजनिंग के इसमें है, सिलेबस में भी है. तो 32 जो आर्टिकल है उसे कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि वो सिटीजन्स को डायरेक्ट ये पावर दे रहा है, राइट दे रहा है कि इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट you can directly go to the Supreme Court. फंडामेंटल राइट्स पता है? पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं. तो बात करते हैं रिट की. तो हेबियस कॉर्पस इज अ टाइप ऑफ रिट. इसका मतलब है टू हैव द बॉडी. ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, आप खुद फ्रेम अप करके लिख लिया करो.
to have the body. It's a type of writ which is filed in the you can say High Court or Supreme Court. शॉर्ट फॉर्म में HC सॉरी हाँ ये लिख लिया करो HC और SC. इट्स अ टाइप ऑफ रिट. लिख रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. इसका आप पहले मीनिंग लिखा टू हैव द बॉडी, देन इट्स अ टाइप ऑफ रिट विच इज फाइल्ड इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट in case of illegal detention of any person. किसी पर्सन ने, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, पुलिस डिटेन करती है किसी पर्सन को लेकिन उसको अरेस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारा CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो कहता है कि अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस अरेस्टेड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है. ये प्रोसीजर है. तो पुलिस क्या करती है, बहुत सारे रियलिटी में ये चीजें होती है, दे डू नॉट शो द प्रॉपर अरेस्ट. उस पर्सन को पकड़ के ले आती हैं, जो भी अक्यूज्ड पर्सन है. अक्यूज्ड किसे कहा जाता है? जिस पर एक्यूजेशंस लगाए हुए हैं. ये टर्म कभी सुनी है पहले? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है. तो अक्यूज्ड पर्सन को पकड़ के ले आए, अरेस्ट नहीं उसका दिखाया कागजों में, उसको 3, 4, 5 दिन कहीं रखते हैं अपनी कस्टडी में ही. तो वो क्या है? इलीगल डिटेंशन हुआ ना वो, कि अगर अरेस्ट करना है तो लॉफुल तरीके से आप अरेस्ट करो. किसी पर्सन को बस आप एक जगह पे बिठा के रखना, उसको कहीं और ना जाने देना, दैट इज इलीगल डिटेंशन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल डिटेंशन. ये आपका IPC में आता है. तो ऐसे केसेस में जब पुलिस या फिर कोई और पर्सन ऐसा कोई एक्ट कर दे इलीगल डिटेंशन का, तो वहां पे आप हेबियस कॉर्पस लगा सकते हो, ये रिट डायरेक्टली. अब आप ये लिख सकते हो कि हाई कोर्ट में रिट डलती हैं अंडर आर्टिकल 226, जहां पे HC लिखा है. अब अंडर आर्टिकल लिखना हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं. और सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे पास आर्टिकल है 32, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल है 32. और भी रिट्स हैं, टोटल 5 रिट्स हैं. उनमें से ये बहुत ज्यादा यूज होती है. एक और है मैंडेमस, जो लाइक वेरी वाइडली यूज्ड. मैंडेमस में ये है कि कोर्ट एक अपने से सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को या किसी बॉडी को ऑर्डर करता है टू डू समथिंग. मैंडेमस यू कैन राइट, मैंडेमस मीन्स टू ऑर्डर. ये तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सारे रिट्स को. टू ऑर्डर, टू डू समथिंग. और आपको नेक्स्ट चलते हैं एस्टॉपल. हेबियस कॉर्पस समझ आया? Yes, ma'am. ओके. A और B में कॉन्ट्रैक्ट बनता है किसी कार के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एंड A says that he will sell his car to B for rupees this much. और A कहता है कि ये आपको दूंगा मैं
इस डेट को, ये इसने टर्म्स और काफी सारी चीजें फाइनल कर दी, इस दिन दे दूंगा, लिख के भी दे दिया, ये एक रिप्रेजेंटेशन कर दी, और ये भी बता दिया कि कार जो है वो गुड कंडीशन में है। अब इन सारी चीजों को नोटिस में रखते हुए ए ने प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसने बी को भी जल्दी कार चाहिए थी नेक्स्ट मंथ फॉर एग्जाम्पल, तो ए ने बोला कि मैं 6 जून को दे दूंगा, एकदम रेडी होगी बिल्कुल और इतने में। तो ये सारी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ए के द्वारा की गई, वो बी के लिए सूटेबल लगी। इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पर बी ने एक्ट क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल। यहां तक स्टोरी समझ आई? अब 6 जून को ए क्या करता है, वो अपनी बात से यू कैन से मुकर जाता है, कहता है कि मैंने तो नहीं बोला था 6 जून को दूंगा, और इतने में भी नहीं दूंगा। जो जो उसने रिप्रेजेंटेशन की थी वो उनसे डेविएट हो जाता है। तो यहाँ पर, और इसने ये रिटर्न में दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका एस्टॉपल, टू स्टॉप द पर्सन फ्रॉम यू कैन से डेविएटिंग फ्रॉम द थिंग ही हैड सेड ऑलरेडी। बहुत बार आपने देखा ना कि तूने तो ये चीज बोली थी, अब तो तू अपनी बात से पलट गया। सिंपल लैंग्वेज में कि ये जो कंसेप्ट है ये प्रिवेंट करता है पर्सन को अपनी बात से मुकरने के लिए। इतना सही मतलब है एस्टॉपल का। इसका मीनिंग लिखवा देती हूँ मैं। लिखिए, अ रूल ऑफ लॉ that a person cannot deny something he or she previously said. He or she previously said, SAID, comma, if someone else acted on what was said, इसमें वैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी लग जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका ये वाला रूल भी लग रहा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए यू हैव रेमेडीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यू कैन फाइल अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो आपकी सिविल रेमेडीज आ जाती है फिर, कि जो भी आपका डैमेजेस है, कंपनसेशन है, आपको कोर्ट में प्रे कर सकते हैं उसके लिए। इफ समवन एल्स एक्टेड ऑन व्हाट वाज सेड एंड देयर पोजीशन वाज चेंज्ड, अब बी की पोजीशन चेंज हुई, क्यों? क्योंकि ए ने उसको ये चीजें बोली थी, मतलब बी एक्टेड बिकॉज ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन, राइट। एक्सेप्टेंस करके वो बायर की पोजीशन में आ गया ना, ये सेलर बन गया और बी बायर बन गया, क्योंकि ये वाली चीजें बी को सूटेबल लगी। तो ए की रिप्रेजेंटेशन पे बी ने एक्ट किया और अपनी पोजीशन चेंज करी, बायर बन गया, their position was changed as a result। बस इतना लिख लो। लिख लिया? साथ के साथ फिर आप रिट भी लिख लो, मैंने आपको भी रिट बताया ना, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस। रिट क्या होता है वो भी लिख लो, WRIT ये है इसकी। ये आपको एस्टॉपल समझ आया? ओके, वेरी गुड। तो रिट गलती है, गानों में बहुत यूज होता है।
गुरनाम भुल्लर के गाने में ये वर्ड यूज कर देते हैं गानों में, मतलब उनको पता है कि नहीं। हाई कोर्ट तक पेन दिया रिटा। रिटा, व्हाट इज रिटा मैन? इट इज WRIT। सुना है तुमने गाना? पंजाबी गानों में ऐसे ऐसे वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, लाइक दे थिंक इट इज कूल इफ सम केस इज गोइंग ऑन अगेंस्ट देम, बट in reality it is the worst thing if you are like accused in a criminal proceedings, because it takes so long, around 5 to 7 years कम से कम इतना लग जाता है। and worst part is that if the allegations are false, तो जो आपको टीवी में मीडिया में दिखाया जाता है लॉ के बारे में, वो the reality is totally different, even if you study the theories। अब ये थ्योरी पार्ट ही आप जो पढ़ रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे एडवोकेट बनने के बाद, वो भी बहुत डिफरेंट होगा। तो बेस्ट थिंग टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ऑल दिस इज टू जॉइन इंटर्नशिप्स। अपनी लॉ के करियर के, लॉ की डिग्री के बीच में ही जब भी आपकी छुट्टियां हो, गो फॉर इंटर्नशिप। हाँ जी, रिट का मीनिंग लिखिए, एन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट an order issued by a court telling someone to do something or not to do something. To do something or not to do something. ठीक है, तो ये हमारे पास रिट्स हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर होता है। ये मैंने मैगजीन कराया था, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। गुरजीत, इफ यू रिमेम्बर। Yes, It is a legal maxim. This is NON. इसका मीनिंग लिखिए, मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। बताया था एक बार मैंने आपको, नहीं? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। हाँ जी, ओके। सो देयर इज अ लैंडमार्क केस जिसमें आपका ये प्रिंसिपल कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था। MH जॉर्ज का केस है। तो एक पर्सन है, ही केम टू इंडिया बाय एयर ट्रेवल। तो उससे जस्ट 1 वीक पहले इंडिया के लॉज चेंज हुए थे, और जो एक अमाउंट ऑफ गोल्ड होता है, आप किसी कंट्री में लेके जा सकते हैं कि नहीं। जब आप प्लेन में होते हैं, किसी कंट्री में एंटर करने लगते हैं, तो उससे कुछ टाइम पहले आपसे एक फॉर्म भी फिल कराया जाता है, तो कि आप क्या क्या गोल्ड, कितनी क्वांटिटी की क्या चीजें आप लेके एंटर कर रहे हैं उस कंट्री में। तो वो कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ गोल्ड ले आया, और इंडिया में जस्ट 1 वीक पहले ही वो लॉ चेंज हो चुका था कि आप इस लिमिट से बियॉन्ड नहीं लेके आ सकते। बट देन ही एंटर्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड जो लिमिट थी वो एक्सीड कर गई थी, जो भी क्वांटिटी थी वो लिमिट को एक्सीड कर गई। तो फिर अब उसने तो एक रॉन्ग कमिट कर दिया ना, इंडिया में जो चीज इलीगल है वो ऑफेंस हो गया। तो वहां पे ही वाज टेकिंग दिस डिफेंस कि मुझे तो लॉज का नहीं पता था, बट वी ऑलरेडी हैव दिस रूल कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये बोल ही नहीं सकते कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे इस लॉ का नहीं पता था। ऐसे तो कल को कोई भी यही बोलेगा कि हमें लॉ का पता नहीं था। गेम में नहीं होता पहला फाउल माफ, सुना है कभी? लॉ में नहीं चलता वो, राइट?
अब मैंने कल भी स्टूडेंट्स को बताया था, चंडीगढ़ में एक रूल है, जो लोग ड्राइव करते हैं उनको पता होगा। आप लाइट्स का सबको पता है, आपको रेड लाइट पे रुकना है। इफ यू हैव टू टेक द लेफ्ट टर्न और वहां पे वो है स्लिप रोड है लेफ्ट के लिए, क्योंकि और तो आप स्लिप रोड से ही जाएंगे। आपने लेफ्ट लेना है, स्लिप रोड भी है, लेकिन फिर भी आप लाइट्स के लिए वेट कर रहे हैं कि जब लाइट ग्रीन होगी तब वो लाइट क्रॉस करके फिर आगे से जाऊंगा। तो वो उस चीज का भी चालान है, क्योंकि जब आप लाइट के लिए रुक रहे हो, आपके पीछे इतने सारे लोगों का वे आप वो रोक रहे हो ना तब तक के लिए, तो वो इतनी देर में ट्रैफिक इकट्ठी हो जाती है। और पीछे वाले ने अगर किसी ने स्लिप रोड से जाना हो, आप उसको भी मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। तो इस चीज का पता नहीं होता बहुत सारे स्टूडेंट्स को। पता था? आप लोग तो हिमाचल से हैं, आप हरियाणा से हैं। यस मैम, पता था। पता था? यस मैम, कैसे? पता था। अच्छा, ओके। बहुत सारे कल भी मैंने उनको बताया, उनको नहीं पता था। लड़कियों को कम ही पता होती है वैसे ऐसी चीजें। हमारे मैम एक्चुअली एक अंकल है ना, वो यहाँ पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे इतना अच्छा, नॉलेज है। ओके ओके। तो ये चीजें अब हमें हम लॉ स्टूडेंट बनने वाले हैं, हमें ऐसी ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, जब कोई पुलिस ऑफिसर आपका हाँ, तो ऐसे कंडीशन में आपने लाइट पे रुके, आपका चालान हो गया, आप ये बोलोगे कि मुझे तो इस लॉ का नहीं पता था, इस रूल का। आप बोल दो, पर वो वैलिड ही नहीं होगा। आपको कोई मतलब लाइबिलिटी आपकी रहेगी एज इट इज, इवन इफ यू नो द लॉ और यू डोंट नो द लॉ। बिकॉज जब मैंने आपको इन्फोर्समेंट डेट और वो बताई थी ना, इनेक्टमेंट डेट, उसमें क्या बताया था, कोई एक्ट जब पार्लियामेंट से पास होकर प्रेसिडेंट का एसेंट उसको मिलता है, वो पब्लिक के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। कोई भी लॉ, उसकी एक होती है इनेक्टमेंट डेट, जिस दिन उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, और एक होती है डेट ऑफ एनफोर्समेंट, कि इस दिन से ये जनरल पब्लिक पर अप्लाई होना शुरू होगा, इस दिन से लागू किया जाएगा ये कानून। राइट? तो जो एनफोर्समेंट डेट है, उस दिन वो डेट क्या है कि उस दिन ऑफिशियल गेजेट में वो लॉ पब्लिश किया गया था। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दैट लॉ इन ऑफिशियल गेजेट, वो किस लिए होता है कि पब्लिक की नॉलेज के लिए ये लॉ अब रिलीज कर दिया गया है, ताकि कल को कोई पर्सन ये नहीं कह सके कि पार्लियामेंट की तरफ से क्या एक्ट पास हुआ है हमें तो नहीं पता। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी सारे एक्ट्स जो भी पास होते हैं आपके ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश किए जाते हैं। वो डेट आपकी बनती है डेट ऑफ एनफोर्समेंट और डेट ऑफ कमेंसमेंट। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको बताया था जानवी और रिधिमा। Yes, ma'am. You told us. ठीक है। हाँ, तो वो डेट ऑफ एनफोर्समेंट इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी होती है, ताकि कोई ये डिफेंस ना ले सके। और वैसे भी डिफेंस ये है ही नहीं इंडिया में, दिस इज नो डिफेंस। इन कैमरा, अब इससे तुम्हें लगेगा कि एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ये टर्म सुनने में बहुत ज्यादा आएंगी। इन कैमरा लिख लो, और दे आर लाइक, ये जो साथ में वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, एक्चुअली proceedings related to sexual offences against women और sexual offences against children। women related offences की जो proceedings होती हैं वो in camera proceedings होती हैं। अब ये term, तो इन कैमरा का मतलब क्या हो सकता है? एनीबडी? और कोई? फर्स्ट टाइम पढ़ने से तो ये लगता है कि दैट मस्ट बी वीडियोग्राफ्ड, है ना? हाँ जी, बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। No idea. ओके, जैसा ये वर्ड दिखता है, ये फ्रेज, ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स आपकी वो हैं, मैंने ऑफेंसेस आपको बताए कैसे ऑफेंसेस हैं।
इन प्राइवेट प्रोसीडिंग्स, इसका मतलब ये है कभी अगर आप कोर्ट गए हो तो कोर्ट रूम में काफी एक टाइम पे काफी सारे, इवन ऐसा होता है कि एक टाइम पे आपके 2-3 केसेस अलग अलग चल रहे हैं। कहीं पे एग्जामिनेशन हो रही है, जज उनको सुन रहे हैं, और कहीं पे जस्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है, वकील अलग से खड़े होके विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हैं, मतलब, और जज उस चीज पे ध्यान भी नहीं दे रहा। ये प्रैक्टिकलिटी है इंडियन कोर्ट्स की, ऐसे चल रहा होता है। जरूरी नहीं एक टाइम पे एक ही केस को जज देख रहे हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी केसेस पेंडिंग। एक तरफ वकील खड़े हैं, वो नोट करा रहे हैं खुद से ही, और दूसरी तरफ जज ने थोड़ा सा सुना, कोई आ रहा है डेट लेके जा रहा है आगे रीडर से, बहुत सारी चीजें एक टाइम पे चलती रहती है, बहुत क्योस रहता है कोर्ट रूम में मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जब कोई ऐसा केस है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, अब जो ये ऐसे ऑफेंसेस हैं, दीज आर ऑफ सीरियस नेचर, ये सोसाइटी पर एक सीरियस इम्पैक्ट डालते हैं, विच इज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। और इसमें जो विक्टिम है उसकी प्रिवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है। अब एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है दैट even an unmarried woman can get the abortion done up to 24 weeks of her pregnancy, कि जो abortion के rights हैं, it has nothing to do with the marital status of the women। अब ऐसे में जो जिस लड़की का ये केस होगा उसकी प्रिवेसी का ब्रीच ना हो, उसका ख्याल रखते हुए केस का नाम था XYZ वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दिस। तो कोर्ट देखो ना अब कितने इंडिविजुअल के राइट्स का ख्याल रखता है, राइट टू प्रिवेसी का। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का जो ऑब्जेक्टिव है, ऐसे केसेस की जो विक्टिम है उसकी प्रिवेसी ब्रीच ना हो, बिकॉज उसको भी तो शी हैज द राइट टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज का ख्याल रखते हुए इन प्राइवेट की जाती हैं ये प्रोसीडिंग्स उस टाइम पे। इवन अगर अक्यूज्ड की प्रेजेंस जरूरी है, वैसे तो अवॉइड करते हैं कि विक्टिम और अक्यूज्ड एक टाइम पर एक ही दिन कोर्ट में ना आए। अगर विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, तो विक्टिम को बुलाया हुआ है, अक्यूज्ड को किसी और दिन बुला लेंगे, ऐसे अलग अलग हियरिंग्स की डेट पर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चलती है ये। वहां पे किसी और एडवोकेट को भी नहीं, क्योंकि एडवोकेट्स काफी सारे आ जाते हैं, बट ऐसे केसेस में, ऐसी प्रोसीडिंग्स में सिर्फ जो रेलेवेंट पर्सन है जिनका वहां पे काम है वही पर्सन होंगे। अदरवाइज नो फैमिली मेंबर्स, नो एक्स्ट्रा लॉयर्स, नोबडी कैन एंटर इनटू द कोर्ट रूम। आपकी ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स ये हैं, समझ आया आपको? और अब मैं ऑब्जेक्टिव क्यों बता रही हूँ, ताकि जो लॉ में कोई चीज है, कोई कॉन्सेप्ट है, आपको सबके पीछे का रीजन पता चले, तो आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी। अभी न्यूज़पेपर में पढ़ोगे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स तो आपको याद आएगा। और लॉ, जब आप लॉ के प्रोविजंस में पढ़ोगे ना, यू हैव टू रीड विद दिस एटीट्यूड कि उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव, जो लॉ मेकर है उसकी क्या इंटेंशन, क्या साइकोलॉजी रही है उस लॉ को बनाने में, वो अगर आप जान लोगे, लॉ विल बी वेरी इजी फॉर यू। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन ऑफ स्टडी। हर रोज आपको ऐसी नई नई चीजें, आज देखो आपने कितनी नई चीजें सीखी, अगले 5 साल आप इसमें एंटर करते हो, आपकी पूरी लाइफ इट विल बी सो इंटरेस्टिंग। बिकॉज सिविल केसेस लोगों को लगता है कि बोरिंग हो जाते हैं थोड़े से, बिकॉज दे आर मोस्टली रिलेटेड टू मनी, प्रॉपर्टी एंड ऑल। क्रिमिनल केसेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। फैमिली केसेस में तो तुम्हें फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है, फैमिली कोर्ट जाना, शादी से विश्वास उठ जाएगा तुम्हारा। अभी तो चलो तुम छोटे हो, यू विल बी लाइक नो आई विल नॉट मैरी, ये सब देख के तुमने फील्ड ही ऐसा चूज किया है, काफी इंटरेस्टिंग है जो। हाँ जी, समझ आया अभी तक का? यस मैम। गए हो कभी फैमिली कोर्ट? यूजुअली एडीजे बैठते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, फैमिली कोर्ट में। इवन फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे यू पीपल आर so fortunate that you have the resources to study and you have good minds
I would say enlightened minds that you know what is good and what is bad for you. अब education क्यों जरूरी है? Because बहुत सारे रूरल बैकवर्ड एरियाज में they cannot identify, लड़कियां स्पेशली, गर्ल्स sometimes become emotional fools. उनको नहीं पता चलता कि वो किसकी बातों में आके क्या स्टेप ले रही हैं. Today is Mother's Day. Mother is our first teacher and our best friend. लोग क्या करते हैं, रन अवे कपल्स बहुत सारे आते हैं कोर्ट में और उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता. आपकी एज के होते हैं, आपसे भी मतलब 18 के वो हुए नहीं और वो अपने घर से आ जाते हैं किसी पर्सन के साथ. जज उनको समझाते हैं और बाकी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे. ये सिनेरियो है कोर्ट रूम का कि तुम क्या करोगी. कल को इसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम पढ़े भी नहीं हो, अब 12th की है आपकी एज में, उन्होंने वो भी नहीं की होती मोस्टली. विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ अ गुड फ्यूचर. आपका ड्रीम ही यहीं से स्टार्ट होता है. 5 साल बाद जब आप निकलोगे, यू विल हैव समथिंग टू से अबाउट योरसेल्फ दैट आई एम एन एडवोकेट, आई एम एन लॉयर, जो अपने आप में ही आपको एक प्राउड फीलिंग देगा अंदर से. अभी तो जस्ट आपने स्टार्ट करनी है ये जर्नी, राइट? तो ऐसे में आपको अपने राइट्स के लिए अवेयर होना. दूसरों को अगर कोई आपको ऐसा दिखे तो मेक श्योर करना है कि ऐसे एलिमेंट सोसाइटी में कम हो. बिकॉज वो जो डिसीजंस आप सब इमेच्योर हो, क्योंकि जितना आपको लाइफ का एक्सपीरियंस आएगा उतनी आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी. तो इस तरह के डिसीजंस लेके कोर्ट में जाते हैं और अपनी इंसल्ट करवाते हैं वहां पे एडवोकेट से. और देन 18 से नीचे हैं तो वी हैव लाइक चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, विमेन वेलफेयर काउंसिल, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में. मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का पता है, आई विजिटेड दोस प्लेसेस. वहां पे उनको रखा जाता है. ये नहीं कि तुम्हें तो साथ में रहने दे दिया जाएगा बिकॉज यू आर लेस देन 18. वो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं. तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दैट? तो ये सब चीजें तुम्हें फैमिली कोर्ट में देखने को मिलती हैं. मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि व्हाट यू आर एंटरिंग इनटू एंड थोड़ा आपका ब्रेन उस तरीके से डेवलप हो. जब आप इंटर्नशिप्स करोगे आपको अच्छे से चीजें समझ आएंगी और भी ज्यादा. स्टार्टिंग में अभी आपको क्या करना है? दिस इज योर ड्रीमिंग स्टेज. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम्स. यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ as a good, knowledgeful, successful lawyer or a judicial officer, right? ड्रीम के साथ चलोगे तभी आपको हर चीज करने की मोटिवेशन मिलती रहेगी. पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेटेड रहना भी तो जरूरी है कि हमें ये चीज करनी है, इसके पीछे रीजन है हमें क्यों करना है. मैंने सबसे उनका रीजन पूछा, आपसे नहीं अभी तक बात हुई. बताओ. यहाँ कैसे आए, क्या सोच के आए, ये बताओ. चलो. मुझे इंटरेस्टिंग लगा. हाँ जी, इंटरेस्टिंग लगा मुझे ओके. लॉ पढ़ना. जो भी माइंड में आ रहा है बोलो. कोई है नॉन लॉयर? Okay, you found it interesting. Okay, that's a good thing. क्योंकि इंटरेस्ट के बिना अगर कोई चीज करते हैं तो फिर you're not sure that you will be successful in that thing. इंटरेस्ट होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है. जी. नेक्स्ट मैंडेमस मैंने बताया था आपको. रिट्स का मैं एक दिन अलग से कराऊंगी. एक और चीज करा देती हूँ. इसको ना काफी सारे लोग गलत लिखते हैं, सुओ मोटो बोलते हैं इसे, लेकिन इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है MOTU. इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन. कभी
कोर्ट को ना कॉग्निजेंस लेनी होती है। कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना किसी मैटर में कि ओके दिस इज थिंग इज डन, नाउ वी हैव टू टेक द फर्दर स्टेप। वो आपका सीआरपीसी में आता है, टू टेक कॉग्निजेंस, किसी मैटर की कॉग्निजेंस लेना। तो जब अब मैटर कैसे आता है कोर्ट के पास, जब कोई प्लीडर पार्टी के बिहाफ पे कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स फाइल करता है। अदरवाइज सोसाइटी में क्या क्राइम हो रहा है कोर्ट को कैसे पता चलेगा? जो मैजिस्ट्रेट्स बैठे हैं कोर्ट में, जजेस बैठे हैं, राइट? समटाइम्स द मैटर गेट्स हाइप अप सो मच, और कोई पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई नेशनल इंटरेस्ट का मैटर होता है, तो कोर्ट को किसी पार्टी ने चाहे एप्लीकेशन या पिटीशन नहीं भी डाली है, पर कोर्ट क्या है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है। इसका मतलब ये है ऑन इट्स ओन। मैंने आपको बताया था केस में दो साइड्स होती हैं, राइट? पर यहाँ पे किसी साइड ने, किसी पार्टी ने तब तक के लिए कोई पिटीशन नहीं डाली कोर्ट में, कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, लेकिन कोर्ट ने उसको खुद ही, अब कह लो आप, रिकॉग्नाइज कर लिया उस मैटर को और उस पर प्रोसीडिंग्स चला दी। और जो कोर्ट को लगा कि इस पार्टी ने गलत किया है बाकी लोगों के साथ, तो उसमें दूसरी पार्टी जो अक्यूज्ड, जो डिफेंस है, वो पार्टी बन गई जो रोंग डूअर है। इसका मतलब आएगा ऑन इट्स ओन। समझ आया आपको? Yes, ma'am. कुछ मैटर्स की पे एक्शन लेता है कोर्ट जब बिना किसी पार्टी के एप्लीकेशन के खुद से एक्शन लेना, उसको हम कहते हैं सुओ मोटो। और लिखा ये ऐसे जाता है करेक्ट वे में, लिखिए ऑन इट्स ओन मोशन। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल लिया था किसी मैटर में, और इवन कोविड के टाइम पे किसी पार्टी, कोविड के टाइम पे लोग जैसे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे या कुछ चीजें हो रही थी, तो उसमें कोर्ट ने सो मोटो एक्शंस लिए हैं कोई ऑर्डर पास करने के लिए। कोर्ट को लगता है कि जहां पे कोई ऑर्डर पास करना जरूरी है, they will not wait for someone to file a petition to do that, वो खुद ही कर देते हैं। फिर उसे हम सुओ मोटो एक्शन, सुओ मोटो ऑर्डर कह सकते हैं, राइट? एक हमारे पास टर्म आती है इंटरिम, एड इंटरिम। इंटरिम का मतलब जो है ये है टेम्पररी। मीनिंग लिखवा देती हूँ मैं आपको इसका। इन द मीन टाइम, कॉमा, टेम्परेरीली। एड इंटरिम का मीनिंग है इन द मीन टाइम, कॉमा, टेम्परेरीली। इंटरिम टर्म आप बहुत ज्यादा अपने लॉ में पढ़ने को आपको मिलेगी। टेम्पररी मैंने इसका मीनिंग बताया। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरिम बेल का कॉन्सेप्ट होता है, सुना है कभी? गुरजीत, एनीवन? नॉट ऑडिबल। एक बार मैम रिपीट करना, क्या बोला आपने? इंटरिम बेल। वर्ड से तो मैम ये है टेम्पररी बेल। जी, दैट्स टोटली राइट। टेम्पररी बेल या इंटरिम बेल हो गया। इंटरिम ऑर्डर जो कोर्ट ऑर्डर करता है फॉर दैट टाइम बीइंग, फॉर टेम्पररी पर्पस के लिए। जैसे मेन एप्लीकेशन लगाई हुई है बेल की, रेगुलर की, तो वो डिसाइड होने में, क्योंकि बेल एप्लीकेशंस के लिए भी दे हैव टू हियर बोथ द पार्टीज, उसके बाद कोर्ट को डिसाइड करना होता है। तो उसमें तो काफी दो तीन हियरिंग्स लग सकती हैं। तब तक के लिए एक इंटरिम रिलीफ देने, टेम्पररी रिलीफ देना है कोर्ट को, कोर्ट ने देना है किसी पार्टी को, उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं इंटरिम, दैट इज टेम्पररी। वो की रिलीफ हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, तो आप ये टर्म यूज करेंगे एड इंटरिम। ठीक है?
वाइस वर्सा, इसका तो मतलब पता ही है, लिख लीजिए द अदर वे अराउंड। वाइस से भी मत समझ लेना तुम, अभी तक तो नहीं खेलते तुम लोग वाइस सिटी, या खेलती थे बचपन में, किसी ने खेली है? यस मैम। तुम्हारे टाइम पे कोई और गेम्स है क्या, सैन एंड्रियास और समथिंग? यस मैम, ये भी खेल लिया है। प्ले स्टेशन। तो वाइस सिटी नहीं है, वाइस वर्सा है, द अदर वे अराउंड, अदर वे अराउंड। ये भी लिख लो, VIDE, वाइड, ये बहुत यूज होता है आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में। इसका मतलब है सी, SEE, जैसे बहुत बार ऐसा आता है वाइड ऑर्डर एंड डेटेड दिस कि सी ऑर्डर दिस नंबर। वाइड का मतलब सी है, यहाँ पे VIDE लिखा हो उसका मतलब है कि ये वाला ऑर्डर रेफर करो, ये ऑर्डर देखो। ऐसे यूज है जिसकी ये है, वाइड ऑर्डर, वाइड लेटर नंबर, दिस, ठीक है। वाइड मीन्स टू सी, SEE। स्टेटस को, आप लोग ट्यूशंस में जाते हो क्या? अब तो हो गई ना गर्ल्स, आपकी भी हो गई। इसका एग्जांपल देती हूँ। हस्बैंड, दो पर्सन्स के बीच में मैरिज सोलेमनाइज हुई हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, फिर कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद, या फिर यू कैन से उनकी मैरिज, डिवोर्स में नहीं, मैरिज जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो गई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वॉइड का मतलब है नल एंड वॉइड, यहाँ पे होगी तो कि दैट थिंग नेवर एग्जिस्टेड, कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड थी, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? पार्टीज अपने स्टेटस को अटेन कर लिया, पार्टीज ने स्टेटस को एंटे बोल सकते हो। इसका मतलब ये है कि पार्टीज अपने पुराने वाले स्टेटस, मतलब पहले वाली पोजीशन पे इस तरह से आ गई हैं एज इफ वो चीज कभी हुई ही नहीं थी। और इन केस ऑफ डिवोर्स, अगर पार्टीज का डिवोर्स होता है तब उनका स्टेटस क्या रहेगा? डिवोर्सी का, कि शादी हुई थी बट इट गॉट डिसॉल्व्ड ड्यू टू दीज रीजंस, नाउ दे आर डिवोर्सी। लेकिन अगर वॉइड मैरिज डिक्लेयर होता है तो वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाते हैं एज इफ देयर वर नो मैरिज, क्योंकि जो मैरिज है वो वॉइड डिक्लेयर हो गई है, लाइक इट वाज नेवर इन एग्जिस्टेंस। तो स्टेटस को का मीनिंग आप लिखिए, द स्टेट ऑफ अफेयर्स, the state of affairs that existed previously, that existed previously। और लिखिए, लिख लिया ये। नेक्स्ट इज वॉक्स पॉपुली, ये आपकी टर्म्स ही लैटिन टर्म्स हैं मोस्टली। Vox populi, the opinions or beliefs of the majority, the opinions or beliefs of the majority, comma, इसको आप कह सकते हैं वॉइस ऑफ द पीपल। इवन जुडिशरी एग्जाम्स में भी MCQs आते हैं तो उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लैटिन मैगजीन, लैटिन टर्म। वॉइस ऑफ द पीपल लिख लिया। नेक्स्ट लिखो एड इन्फिनिटम, इन्फिनिटम,
इंफिनिटी होता है ना जैसे, देन उस आपने लिखना है INFINITUM, एड इन्फिनिटम। जैसे हमने एड इंटेरिम लिखा था, एड इन्फिनिटम, इस वर्ड से ही पता चल रहा है टू इन्फिनिटी, कोमा टू कंटिन्यू फॉरएवर। तुम लोग लिखते हो ना टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड, ऐसे ऐसे फ्रेजेस लिखते हो इंस्टाग्राम पे या देखते हो? तुम अब से क्या लिखोगे? एड इन्फिनिटम। समझ भी नहीं आएगा किसी को। पर कॉन्ट्रा, नेक्स्ट वर्ड PER, ये दो वर्ड्स हैं, इट्स अ फ्रेज PER देन CONTRA, पर कॉन्ट्रा। से बहुत आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, फिर आंसर नॉर्मल कुछ लिख रहे हैं थोड़ा लीगल लैंग्वेज में, आपने ये लिखना है ऑन द कॉन्ट्ररी। एक चीज लिखी, फिर आपने बोला कि इस ऐसा है, लेकिन इस सिचुएशन के ऑपोजिट भी कोई और फैक्ट है, ऑन द कॉन्ट्ररी, तो उसकी जगह आप लिख सकते हो पर कॉन्ट्रा। वो लीगल इंग्लिश हो गया ना, वो देखो कन्वर्ट हो गया एकदम से। लिखिए इन कॉन्ट्रास्ट टू, इसका मीनिंग है ये इन कॉन्ट्रास्ट टू, कॉमा बाय दैट अगेंस्ट। अगर आप किसी चीज के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हो तब आप ये यूज कर सकते हो। ये इड एस्ट, लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं? ये लिखते हो ना तुम लोग IE, इसका तो तुम्हें मीनिंग पता ही है, दैट इज। पर ये पता था कि लैटिन टर्म में क्या होता है? ये नहीं पता था, अब पता चल गया। लेकिन आज से इड एस्ट, जिसे हम IE लिखते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं दैट इज, कॉमा करके लिख लीजिए इन अदर वर्ड्स। जस्ट नेचुरल, नेचुरल से पता चल रहा है जस्ट मीन्स जस्टिस, सिंपल नेचुरल जस्टिस। हमारे नेचुरल जस्टिस की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि किसी को एक ही ऑफेंस के लिए 2 टाइम पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीजें हैं, नो पर्सन शुड बी vexed twice for one offense and both the parties should be heard। ये मैंने कराया था ना, ऑडी अल्टरम पार्टम, ये कराया था ना कि नो पार्टी शुड बी लेफ्ट अनहर्ड। नोट्स दे देना, आप इनसे नोट्स ले लेना है तो पिछले क्लास की शेयर कर दोगे। कोई ऐसा तो नहीं है तुम में से कि ये तो मेरे नोट्स हैं मैं शेयर नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जो इंटेलिजेंस है, हाँ ऐसे वो करते हैं ना टॉपर क्लास के, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो अपने देखती, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, जो इंटेलिजेंस है आपकी, जो प्रूडेंस है, वो आपके ब्रेन के अंदर है। नोबडी कैन स्टील दैट फ्रॉम यू, एंड इफ यू आर हेल्पिंग ईच अदर, यू आर हेल्पिंग ईच अदर ग्रो, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर। इतना कॉम्पिटिटिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज को हमें इतना कोई नेगेटिव में नहीं लाना चाहिए कि अब मैंने तो सबको ही नोट्स लिखवाए हैं, वो तो सेम ही है, तो अगर हम आपस में शेयर करते हैं, वो करना आपको चाहिए। आई बिलीव दिस, मैं इसमें बिलीव नहीं करती कि नहीं शेयर करो, तो वो आपके अंदर से आता है। और वो तो कोई नोट्स में भी वो चीज होती है, क्योंकि वैसे भी जो आप एग्जाम में लिखते हैं वो नोट्स तो नहीं ना कॉपी पेस्ट होते, तो नोट शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी क्लास के सेम ही नोट्स हैं। इवन व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, टीचर यूज्ड टू गिव लेक्चर,
क्लास के नोट्स अलग अलग होते थे, क्योंकि जो हमारी टीचर थी शी डिडंट यूज टू डिक्टेट। अब यहाँ पे तो चलो हम ये ऐसा कंसेप्ट कर रहे हैं दैट आई हैव टू डिक्टेट द मीनिंग, अदरवाइज कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दैट दे यूज टू जस्ट एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट, एंड हर पर्सन के नोट्स अलग अलग होते थे। वो उनकी प्रूडेंस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे नोट्स बना रहे हैं, कि मैं सुन रही हूँ, साथ के ध्यान से सुन रही हूँ और साथ के साथ उसको लीगल अपने लीगल लैंग्वेज में फ्रेम करके लिख रही हूँ, ऐसे ही जैसे आपकी मेंस में आंसर राइटिंग होती है। तो वो हर पर्सन के अलग अलग है, फिर भी मैं शेयर कर देती हूँ, सबको मौका मिले पढ़ने का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जिसको जो भी किसी का कुछ रहता हो बता देना, शेयर कर लेंगे सब नोट्स, एवरीबॉडी इज गुड हियर। ये आप कर लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट है। दिस इज क्यू। ये आपका ना सेल ऑफ गुड्स में फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में ही आपके पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, उसमें यूज होता है। इसका मीनिंग लिख लीजिए आप, नो वन कैन गिव, दिस इज नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। मीनिंग है इसका, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। No one can give a बेटर better टाइटल की बात क्या बोला मैम? than he himself has. अब टाइटल का मतलब यहाँ पे है कि किसी चीज के आप ओनर हो। एग्जाम्पल फोन की ही बात कर लेते हैं, मैं इस फोन की ओनर हूँ, और तो इस फोन को सेल करने का राइट मुझे है ना, ट्रांसफर लगा लो, सेल इज ऑल्सो अ ट्रांसफर ना, कि इसको इस प्रॉपर्टी को, दिस इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको मैं एक सीरत को ट्रांसफर करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। अब मेरी नॉलेज के बिना कोई और पर्सन कहता है कि वो असली ऑनर नहीं है, और ही लाइक impersonates himself as the owner, और वो आपको सेल कर देता है, तो वो जो सेल है वो वैलिड नहीं होगी, वो ट्रांसफर, क्योंकि आपने चाहे गुड फेथ में लिया है, लेकिन मैं असली ओनर हूँ, मेरी तरफ से तो वो नहीं गया ना, तो आप भी फिर उसके ओनर नहीं बन पाओगे, क्योंकि जिस पर्सन ने आपको दिया है। तो इसका यही मतलब है, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। अगर उसके पास खुद वो टाइटल है, टाइटल ऑफ ओनरशिप, तभी वो आपको आगे ओनरशिप का टाइटल, इसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकेगा। वो तो खुद ही ओनर नहीं है, तो ओनरशिप मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। अगर मैं करती हूँ तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। जो पर्सन के पास खुद टाइटल होता है वही टाइटल आगे वो पर्सन ट्रांसफर कर सकता है। जो पर्सन ट्रांसफर करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफरर, ER लग जाता है पीछे, राइट। जिसको ट्रांसफर हुआ है उसे हम कहते हैं ट्रांसफरी, डबल E लगता है पीछे। बहुत सारे वर्ड्स में आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ोगे, लाइक प्रोमिजर जो प्रॉमिस को इनिशिएट करता है, प्रोमिजी जिसको प्रॉमिस किया है कुछ करने के लिए, ऑफरर, ऑफरी, ऐसे टर्म्स हैं। बेलर, बेली, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स हैं। जो इनिशिएट कर रहा है उसमें पीछे बस ER या OR लगेगा, और जिसको किया गया है दैट विल बी, उसमें आपका वर्ड के पीछे डबल E लग जाएगा। आया आपको समझ? ये इसका मीनिंग समझ आया मैगजीन का? बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. ओके जी, एनी डाउट्स फॉर टुडे? आज जो भी हमने आज डिस्कस किया, एनीथिंग? नो मैम। बोर तो नहीं हो जाते आप लोग क्लास में? No, ma'am. चलो फिर तो ठीक है।
ओके, नेक्स्ट टाइम से होपफुली हमारी क्लास टाइम पे स्टार्ट हो और आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू रिवाइज द वर्क वी हैव डन टुडे. ठीक है? ओके देन, हैव अ गुड संडे. बाय बाय, टेक केयर. Yes, ma'am. Thank you.